नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षा 10 के अध्याय 6, जो कि हमारे 30वें नंबर की आज वीडियो क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे जो अध्याय है उसका नाम है प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, सूखा आपदा और बाढ़ आपदा, जिसके तहत हम आज इस वीडियो क्लास में 30वें नंबर की वीडियो क्लास में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम अध्याय 5 तक 29 वीडियो क्लास में अध्याय 5 तक हम कवर कर चुके हैं। यह आज हमारा अध्याय 30वें नंबर का है। तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें। चलिए पढ़ते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, बीती शताब्दी में विश्व के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी, औद्योगिक एवं तकनीकी क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ। इससे मानव ने जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया और संसाधनों का अविवेकपूर्ण विदोहन किया। इनसे जैविक एवं अजैविक संसाधनों अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हुए। यानी कि फलस्वरूप अब मानव इन आपदाओं से अपने को असुरक्षित महसूस करता है। यानी कि बच्चों, पहले जो हमारा जो देश था पहले गुलाम था और इतने संसाधन नहीं थे हमारे पास। अंग्रेज़ों की गुलामी से हम आज़ाद हुए तो बहुत से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। सामाजिक ऐसे कि हम लोग आज़ाद हुए, सामाजिक रूप से रहना सीखा। आर्थिक कि हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगीं, सब कुछ हुआ, जनसंख्या भी बढ़ी, तो सब कुछ तरीके से विकास हुआ। लेकिन हम लोगों ने जो भी संसाधन थे जैविक अजैविक, उनका हमने दोहन बड़ी तेज़ी के साथ किया, जिससे थोड़ा असंतुलन हुआ। अब असंतुलन की वजह से कुछ आपदाएं आती हैं। अब उन आपदाएं माने समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं से मनुष्य अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। अब आपदा क्या है आपको अभी समझ में आएगा। आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक विपत्ति है, यानी कि एक समस्या है जिसको मानव ने भी जन्म दिया है और प्रकृति की तरफ से भी उस समस्याओं को जन्म हुआ है, जिससे निश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है, जिसकी परिणति मानवीय वेदना और कष्टों में होती है। यानी कि कुछ समस्याएं हैं, कुछ समस्याओं को मानव ने उत्पन्न किया, कुछ समस्याओं को प्रकृति ने उत्पन्न किया। इन्हीं समस्याओं से हानि हुई लोगों को, जिससे लोगों को मानवीय वेदना कष्ट हुआ। ठीक है, इनको ही आपदा कहते हैं। दूसरा रूप में कहें तो आपदा समाज की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करती है। जो समस्या है तो समाज में जो सामान्य रूप से काम चल रहे होते हैं उनको भी बाधित करती ही है, क्योंकि कहीं अचानक से बाढ़ आ गई तो सारे काम रुक जाते हैं। कहीं पे सूखा पड़ गया तो सारे काम रुक जाते हैं। तो आपदा कहीं ना कहीं सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करती है। इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। अब देखिए, आपदा के कारण जीवन तथा संपत्ति की बड़े पैमाने पर हानि होती है। आपदा समुदाय को प्रभावित करती है, जिसमें क्षतिपूर्ति के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि आपदा भोगवादी अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई आबादी का प्रकृति के साथ अनावश्यक हस्तक्षेप का परिणाम है। चौथा पॉइंट इसमें है कि सभी आपदाओं के अपने विशिष्ट प्रभाव होते हैं। ठीक है, अतः भी समस्त घटनाएं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती हैं, यानी कि बड़े पैमाने से घटित होती हैं, और मानव समुदाय को असुरक्षित एवं संकट में डालते हुए मानवीय दुर्लभताओं को दर्शाता है। यानी कि घटनाएं कुछ हैं प्रकृति की तरफ से बहुत विस्तृत रूप में घटित हुई और मानव समुदाय को असुरक्षित एवं संकट में डालते हुए मानवीय दुर्बलताओं को दर्शाती हैं आपदाएं हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, आग, आतंकवाद,
नाभिकीय संकट, रासायनिक संकट, पर्यावरणीय संकट आदि। अब हम ये कहें कि आपदाएं खतरा क्यों हैं, तो देखिए, आपदाएं मानव जाति एवं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा हैं। क्षति पहुंचाने की क्षमता को माप को खतरा कहते हैं। अत्यधिक असुरक्षा एवं संकट बड़े खतरे वाली आपदा से जुड़े होते हैं। यदि असुरक्षा अथवा संकट बहुत कम है तो आपदा का खतरा भी बहुत कम है। संकट और असुरक्षा से आपदा का खतरा उत्पन्न होता है, जैसे मृत्यु हो जाना। कोई आपदा आ गई, कोई समस्या आ गई, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, तो उसमें क्या होगा? मृत्यु होगी, चोट लगेगी, लोगों को संपत्ति का नुकसान होता है, घर, बिल्डिंग, कारखाने सब गिर जाते हैं, आजीविका में कठिनाई उत्पन्न होती है। सूखा पड़ गया, खेती में कुछ नहीं होगा, बाढ़ आ गई तो खेती में कुछ नहीं होगा। आर्थिक गतिविधियाँ में बाधाएं आना, वातावरण को क्षति पहुंचना। जैसे कि उदाहरण है एक, भारत में तटीय उड़ीसा सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है। अभी हम आगे एक डायग्राम देखेंगे भारत का, उसमें हम आपको और अच्छे से समझा देंगे कि उड़ीसा में क्या होता है, कहाँ क्या होता है। तो देखिए, उदाहरण दिया गया है कि जो तटीय क्षेत्र है उड़ीसा का, वहाँ सर्वाधिक चक्रवात आता रहता है, क्योंकि समुद्र के किनारे हैं। 29 अक्टूबर 1999 को एक भीषण चक्रवात 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ीसा के घनी आबादी वाले तटीय जिलों में आया। 2 से अधिक दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही थी वहाँ पे, और तूफानी समुद्री लहरें लगभग 10 मीटर की ऊंचाई तक उठीं और 20 किलोमीटर तक भीतरी प्रदेशों में प्रवेश कर गईं। यानी कि समुद्र के किनारे से 20 किलोमीटर अंदर तक जो हमारी ज़मीन है वहाँ अंदर प्रवेश कर गई। इस तूफान ने विशाल क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया। मार्ग में आने वाली सभी चीज़ें, मनुष्य, मवेशी, घर, वृक्ष, फसलें, बिजली, सड़कें आदि सब कुछ नष्ट हो गया था। तो आपदाएं कठिनाई पैदा करती हैं और विकास से प्राप्त लाभों को क्षति पहुंचाती हैं, और हम विकास के क्षेत्र में कई वर्ष पीछे खिसक जाते हैं। जैसे बड़ी मुश्किल से कहीं पे सड़क बनी, स्कूल्स बने, बिल्डिंग्स बनी, तो एक बार चक्रवात आया, तूफान आया, उन सबको से नष्ट कर दिया। तो जितने साल हमको बनाने में लगे थे, वहाँ विकास करने में लगे थे, उतना ही हम पीछे चले गए। तो भारत जैसे विकासशील देश में आपदाओं के फलस्वरूप जान, आजीविका और संपत्ति को जो क्षति या नुकसान पहुंचता है, वह विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक होता है। अब देखिए, आपदाएं और उनके प्रकार पड़ते हैं। तो भारत में कई तरह के संकट देखे गए हैं। भारत में कई तरह के संकट देखे गए हैं जो हमारे लिए व्यापक चिंता का कारण हैं। संकटों की सूची बहुत लंबी है, इनका वर्गीकरण कई ढंग से किया जाता है। आपदाओं या संकटों का वर्गीकरण निम्नानुसार है। देखिए, पहला है कि ऐसी आपदाएं या समस्याएं जो अचानक उत्पन्न होती हैं, जैसे भूकंप अचानक आता है, सुनामी लहरें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, हिमस्खलन, मेघ विस्फोट इत्यादि। ये घटनाएं अचानक होती हैं, ये आपदाएं अचानक आती हैं। कुछ आपदाएं जो धीरे धीरे प्रकट होती हैं, जैसे सूखा, ओले, पर्यावरण अवक्रमण, मरुस्थलीकरण, ये धीरे धीरे आती हैं। एक महामारी भी आपदा है, जैसे जल खाद आधारित रोग, संक्रामक रोग, जैसे कि आप अभी जानते हैं जैसे कोरोना आ गया है, वो भी वैश्विक महामारी है। अगला है कि औद्योगिक और प्रौद्योगिकी दुर्घटनाएं, जैसे प्रणालीगत खराबी, कोई टेक्नोलॉजी हम लेके आए वो ख़राब हो गई, बहुत सी मशीनरी, रिफाइनरी, फैक्ट्री बंद हो गई, आग लग जाना, विस्फोट हो जाना, रासायनिक रिसाव हो जाना, जैसे कई केमिकल रिस्क या फैक्ट्री में, जैसे भोपाल में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, क्या था, एक फैक्ट्री थी, वहाँ से केमिकल का रिसना और उस केमिकल की स्मेल से, सुगंध से लोगों का मर जाना। पांचवा है आपदा युद्ध। अगर युद्ध का अनाउंस होगा कि युद्ध होगा तो वो भी एक आपदा ही है, समस्या ही है। चलिए आगे देखते हैं।
अब आपदाओं का वर्गीकरण अत्यंत विस्तृत है। यहाँ हम आपदाओं का अध्ययन दो प्रमुख वर्गों में करेंगे, यानी हम दो भागों में आपदाओं को हमने बांटा है। पहला बांटा है हमने प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें हम सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन एवं सुनामी को कहते हैं, यानी कि वे समस्त घटनाएं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती हैं एवं जिनका प्रभाव विनाशकारी होता है, यानी कि वो घटनाएं जिनमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता और प्रकृति की वजह से वो घटनाएं होती हैं। दूसरा है मानवकृत आपदाएं, आणविक, जैविक, रासायनिक, बम विस्फोट, प्राकृतिक आपदाएं या संकट। मानवकृत आपदाएं वे संकट हैं जो मानवीय महत्वाकांक्षा व प्रयासों से संबंधित हैं तथा इन प्रयासों के प्रभाव विनाशकारी होते हैं, यानी मनुष्य है। हमने हथियार बना लिए बड़े बड़े, मनुष्य ने बनाए, महत्वाकांक्षा थी कि हम सबसे ताकतवर बन जाएं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनसे ही नुकसान हो जाता है, बहुत विनाशकारी नुकसान होता है। फिर हमने कभी कभी बम बना लिए, बम बनाए हमने अपनी रक्षा के लिए, या हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम बहुत अपनी सेना को बहुत मजबूत करने के लिए हम बम भी बनाएंगे। बम बना लिए और अचानक कहीं बम विस्फोट हो गया। तो ये मानवकृत आपदाएं हैं कि जिनको मनुष्यों ने ही जन्म दिया है। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा बहुत सारी हैं, जैसे बाढ़ होती है, सूखा, भूस्खलन, सुनामी, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल केवल पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक आपदा में सूखा आपदा। ठीक है, अब सूखा आपदा के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें सूखा आपदा क्या होता है, इसके उपाय क्या है, कारण क्या रहे, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे सूखा आपदा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं और मैं तो बहुत समझाते समझाते चल रहा हूँ, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं, हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सूखा आपदा, निरंतर पड़ने वाला सूखा एक प्रमुख आपदा है जो मानवीय चिंता का प्रमुख विषय रहा। हमारे देश में बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूखे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी कि बच्चों, आपने देखा होगा अगर पानी नहीं बरसे तो सूखे से क्या होता है, एक तो फसलें नहीं मिलती हैं, नदी नाले सूख जाते हैं, ना फसलों के लिए पानी है, ना पशु पक्षियों के लिए पानी है, इवन कहीं कहीं तो मानव के पीने के लिए भी पानी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सूखा आपदा एक बहुत ही भयंकर समस्या है, विकराल समस्या है। ठीक है, और हमारे देश में बहुत कम क्षेत्र हैं जहाँ सामना नहीं करना पड़ता है, ज़्यादातर जगह पर पानी की समस्या रहती है। चलिए आगे बढ़ते कि किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या उससे ज़्यादा कमी होने पर उसे आमतौर पर सूखे की स्थिति कहा जाता है। गंभीर सूखे की स्थिति ज़्यादा देर से आती है। गंभीर सूखा, पहले तो सूखे की स्थिति आएगी, फिर और पानी नहीं बरसा, पीने के लिए भी नहीं बचा, तो उसको बोलते हैं फिर गंभीर सूखा। ठीक है, गंभीर सूखे की स्थिति को हम तब कह सकते हैं जब या तो वर्षा में 50% अधिक की कमी हो या 2 वर्षों तक निरंतर सूखे की परिस्थिति रही हो। अब देखिए, इनने एक परिभाषा बना दी है कि हम सूखा कब कहेंगे, जब सामान्य वर्षा से 25% या उससे ज़्यादा कमी होने पर। 25% वर्षा यानी कि हमारी जो सामान्य वर्षा होती होगी उससे अगर 1/4 वर्षा हुई, 1/4 की कमी रही, तो हम उसको बोलेंगे सूखा। और गंभीर सूखा जब 50% सामान्य वर्षा से 50% से अधिक की कमी रही, यानी कि 50% भी पानी नहीं बरसा, तो उसको बोलेंगे हम गंभीर सूखा। और 75% के करीब बरसा तो उसको हम बोलेंगे सूखा। ठीक है, या 2 वर्ष तक निरंतर सूखा रहा हो, यानी कि वहाँ 75% से कम वर्षा 2 वर्षों तक लगातार रही हो। ठीक है, देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ।
सूखा किसको बोलेंगे? जहाँ वर्षा हमारी 75% से कम हुई हो उसको हम बोलेंगे सूखा। गंभीर सूखा किसको बोलते हैं? गंभीर सूखा बोलेंगे हम जहाँ पर 50% से कम वर्षा हुई हो या फिर 2 वर्षों तक 75% से कम वर्षा हुई हो। ये परिभाषा है सूखा और गंभीर सूखा की। चलिए आगे देखते हैं। सिंचाई आयोग ने 1972 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो, साथ ही कुल वार्षिक वर्षा में सामान्य से 25% तक परिवर्तन हो, सूखा क्षेत्र कहा गया था। ये 72 में एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने क्राइटेरिया एक निर्धारित किया, सीमाएं निर्धारित की कि इससे कम अगर वर्षा होगी, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो या कुल वार्षिक वर्षा में सामान्य से 25% तक परिवर्तन हो तो उसे हम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, सूखा आपदा के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक। सूखा पड़ रहा है, इसके लिए मानव कहाँ तक जिम्मेदार है? देखिए, सूखे का आगमन धीरे धीरे होता है। सूखे का आगमन धीरे धीरे होता है और इसके आगमन और समाप्त होने का समय तय करना कठिन होता है कि वर्षा कब से स्टार्ट हो जाएगी, कब से वर्षा बंद हो जाएगी। तो धीरे धीरे होता है। वर्षा का गिरता स्तर, गिरता हुआ भूजल स्तर। वर्षा का गिरता स्तर में वर्षा का कम होना, गिरता हुआ भूजल स्तर में ज़मीन का वाटर लेवल चला जाना, कुओं का सूख जाना, नदियों का सूख जाना, जलाशय अपर्याप्त कृषि उपज सूखे के आगमन को चेतावनी देते हैं। यद्यपि सूखा एक प्राकृतिक आपदा है तो सूखे की स्थिति हेतु मुख्य उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। देखिए क्या क्या। पहला तो भूमि प्रबंधन की अपेक्षा, हमने भूमि का सही से प्रबंध नहीं किया। दूसरा, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों जैसे तालाब, कुओं और टैंकों की अपेक्षा, यानी कि हमने तालाब से पानी बहुत लेते गए, कुओं टैंकों सबकी अपेक्षा की, बहुत ज़्यादा हमने पानी लिया उनसे। सामुदायिक वनों का विकास, जो वन थे उनका हमने विनाश कर दिया, पेड़ नहीं लगाए। चौथा है कि वन विनाश से प्राकृतिक जल धाराओं का सूखना। जब पेड़ नहीं रहे तो वहाँ प्राकृतिक जल धाराएँ नहीं रहीं और वर्षा कम होने से भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना और नदियों के जल स्तर का भी गिरना। क्यों? वर्षा नहीं होगी, नदियों में पानी नहीं आएगा तो वाटर लेवल नीचे जाएगा। पशुओं के लिए चारा संकट, अब पानी नहीं गिरेगा तो पशुओं के लिए चारा कहाँ से आएगा। फिर अनिश्चित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त होना, पानी नहीं है तो बहुत से ऐसी फैक्ट्रियाँ होती हैं या ऐसी कुछ रोज़गार होते हैं जो पानी पर निर्भर करते हैं, वो नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त होगी। फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन होगा। वातावरण के आपसी संबंध टूटने से कृषि, उद्योग और घरेलू कार्य में पानी की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि आ जाएगी। ठीक है। और जल संसाधनों के दोहन की दोषपूर्ण व्यवस्था, यानी कि जल संसाधन हैं लेकिन हम बहुत पानी लेते जा रहे हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं भारत में। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जिनमें प्रति 2 वर्षों में सूखा पड़ता ही रहता है। गुजरात, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्र में लगभग 3 वर्षों में सूखा पड़ता रहता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक, विदर्भ में औसत 4 वर्षों में सूखा पड़ता है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, केरल, बिहार, उड़ीसा में औसतन प्रति 5 वर्षों में सूखा पड़ता है। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं सूखा आपदा के प्रभाव क्या क्या हैं। प्रभाव तो आप भी समझते हैं, आसपास देख भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पढ़ना है तो चलिए पढ़ते हैं। प्रारंभ में सूखे का प्रभाव वर्षा आधारित फसलों पर, बाद में सिंचित फसलों पर पड़ता है। देखिए कैसे। कोई फसल है उसके लिए वर्षा का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे वर्षा नहीं हुई तो पहले तो वो फसल नष्ट हो जाएगी। फिर जिन फसलों को हम नल, कुएँ, तालाब से सींचते हैं
कम पानी में जो होती हैं, तो जब वर्षा नहीं होगी तो नदी, नल, कुएँ उनमें भी पानी नहीं रहेगा ज़्यादा, तो वो फसलें भी बाद में उन पर भी असर पड़ेगा। जिन क्षेत्रों में वर्षा को छोड़कर वैकल्पिक जल स्रोत कम हों, जहाँ कृषि को छोड़कर अन्य आजीविकाएं कम से कम विकसित हों, सूखे की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। यानी कि वो क्षेत्र जहाँ पानी के वर्षा के अलावा कोई स्रोत नहीं है, जैसे कोई जल स्रोत नहीं है उसके अलावा, हाँ चलिए थोड़ा सा देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पे थोड़ा सा असुविधा होगी, क्षमा चाहते हैं। देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पे वैकल्पिक जल स्रोत कम होंगे, जहाँ कृषि को छोड़कर देखिए वर्षा कम होगी उन क्षेत्रों में, और वहाँ नदी नहीं है, तालाब नहीं है, कुएँ नहीं है, तो वर्षा के अलावा कहीं खेती को पानी देने के लिए कोई हमारे पास स्रोत नहीं है, और खेती के अलावा वहाँ पे और कोई धंधा पानी भी नहीं है, लोगों के आजीविका का साधन नहीं है। तो वो जो एरिया होगा जहाँ फैक्ट्री भी नहीं है और कृषि के अलावा कोई काम भी नहीं है, और वर्षा के अलावा कृषि के लिए और दूसरे माध्यमों से पानी भी नहीं है, तो वो क्षेत्र बहुत असुरक्षित हैं सूखा की दृष्टि से। सूखा आपदा का सबसे बड़ा असर देश के करोड़ों भूमिहीन किसानों, ग्रामीण कारीगरों, सीमांत कृषकों, महिलाओं, बच्चों, खेती से जुड़े मवेशियों पर पड़ता है। अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हटकर सूखे के कारण कोई संरचनात्मक क्षति नहीं होती। सूखा लोगों को पेयजल की तलाश में मीलों तक चलने के लिए विवश कर देता है। सूखा पड़ने पर फसल का ना होना एक सामान्य घटनाक्रम है। पृष्ठभूमि में अत्यंत न्यून पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं। फसलें, दुग्ध उत्पादन, लकड़ी उत्पादन, बिजली की अधिक मांग, बिजली का कम उत्पादन, बढ़ी हुई बेरोजगारी, जैव विविधता में कमी, पानी, वायु, प्राकृतिक सौंदर्य के स्तर में गिरावट, भूजल की कमी, स्वास्थ्य विकार, मृत्यु दर में वृद्धि, गरीबी में वृद्धि, जीवन स्तर में गिरावट और सामाजिक अशांति तथा स्थान बदलने की प्रक्रिया सूखे के मुख्य दुष्प्रभाव हैं। आपने समझा होगा उन क्षेत्रों में सूखा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है जहाँ पर एक तो खेती के अलावा दूसरा कोई आजीविका का, कोई इनकम का कोई साधन नहीं है, कृषि अकेली है, और उसके बावजूद भी कृषि में पानी के लिए वो वर्षा पर निर्भर है। वहाँ नदी, तालाब, नहरों के द्वारा सिंचाई का कोई साधन नहीं है, तो उन क्षेत्रों के लिए सूखा बहुत ही बड़ा अभिशाप है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस डायग्राम से आप समझ सकेंगे कि ये क्षेत्र है ब्राउन, ये वाले क्षेत्र हैं, ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ बहुत सूखा पड़ता है। तो देखिए ये आपका गुजरात हो गया, या आपका महाराष्ट्र हो गया, या आपका थोड़ा सा उड़ीसा वाला पार्ट हो गया। तो ये जो ब्राउन कलर है ये बहुत सूखा प्रभावित क्षेत्र है हमारे देश में। ये गर्म शुष्क क्षेत्र है, ये वाला गर्म यानी कि राजस्थान, और ठंडा प्रदेश ये हमारा ठंडा प्रदेश है। कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये मौसम के हिसाब से हमारा देश का वेदर है कि कहाँ सूखा पड़ता है, कहाँ गर्म शुष्क है, कहाँ पे ठंडी है। ठीक है, अब सूखा आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय। अब क्या उपाय है कि सूखा को हम कम कर सकते हैं? तो देखिए, सूखे की दृष्टि से किसी क्षेत्र की असुरक्षा के बीच संतुलन की गणना करिए। पहला है कि सूखे की स्थिति पर निगाह रखी जानी चाहिए। निगाह रखने का आशय है कि वर्षा की स्थिति, जलाशयों, झीलों, नदियों में पानी की उपलब्धता पर दृष्टि रखना, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की मौजूदा मांग के साथ तुलना करना और जल संग्रहण को बढ़ावा देना। दुष्प्रभाव को हम कम जब ही कर सकते हैं कि हम एक तो सूखे की स्थिति निगाह रखें कि कब सूखा पड़ने वाला है, पानी कब तक उपलब्ध है, या लोगों की ज़रूरत क्या है, तो हम उस हिसाब से लोगों को
जल संग्रहण के बारे में बताएं, जल संग्रहण को बढ़ावा दें, यानी जल को सहेज कर रखें। संग्रहण माने होता है इकट्ठा करना, यानी जल को इकट्ठा करने के लिए बढ़ावा दें हम, ठीक है। दूसरा है कि जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए घरों, किसानों के खेतों में वर्षा के पानी को संग्रह करने से उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि वर्षा हुई तो नदियों में हम चेक डैम बना लें जगह जगह, या खेतों में तालाब बना लें। सभी खेतों में बह रहे जल को एक स्थान पर इकट्ठा किया जाना चाहिए। जहाँ पानी गिरता है उसे मिट्टी में रिसने दिया जाए। समुच्च रेखा बांध, समुच्च रेखा कृषि, उन्नत क्यारी रोपण, जल विभाजन, सतत कृषि उत्पादन के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होते हैं। यानी कि हम जो पानी बरस रहा है उसको हम जगह जगह चेक डैम बना लें नदी नालों में, कि पानी वहीं का ज़मीन सोख लें, या खेतों में हम तालाब बना लें जहाँ से पानी पूरा खेती का इकट्ठा एक जगह एक तालाब में आए, वहाँ से ज़मीन पानी को सोख ले, तो इससे वहाँ का पानी का लेवल बना रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है इन्हें कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार सूखे से असुरक्षा को कम करता है, ठीक है। तो सिंचाई सुविधाएं उनका विस्तार करना चाहिए, तो सूखे से असुरक्षा का कम करेगा। जैसे कहीं पे पानी है, डैम है, तो वहाँ से हम नहरें लाएँ खेतों के बीच, हमने सिंचाई की सुविधा की, तो उससे क्या होगा, जो सूखे का जो खतरा होगा इस एरिए में वो कम हो जाएगा, क्योंकि इस नहरों से वहाँ पे सिंचाई की जा सकेगी खेती के लिए, भले वर्षा हो या ना हो, तो हमें सिंचाई के साधन को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला है कि आजीविका योजना के अंतर्गत सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए खेती से हटकर रोजगार के अवसर बढ़ाना, सामुदायिक वनों से गैर काष्ठ वनोपज संग्रहण करना, बकरियां पालना, बढ़ईगिरी करना आदि शामिल है। यानी कि एक काम और कर सकते हैं कि लोगों को खेती पर ही निर्भर ना रखा जाए, उनको रोज़गार के अवसर उनके लिए हमको देने चाहिए, ठीक है। उनके लिए हमको रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए कि वो खेती पर ही निर्भर ना रहें। तो बच्चों आज के लिए क्लास काफ़ी है, क्योंकि थोड़ा नया सॉफ्टवेयर था तो थोड़ा सा दिक्कत हुई हमको, आज असुविधा हुई और थोड़ी सी दिक्कत हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन क्लास तो हमको पढ़ाना ही है, समझाना ही है, तो हमारी कोशिश है। आज हमारा टारगेट था कि हम बाढ़ आपदा को भी पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाढ़ आपदा को रहने देते हैं, अगली बार पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और ये हमने आज सूखा आपदा पढ़ा, अगली बार हम बाढ़ आपदा और सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में। हम कहीं भी कोई स्किप नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें एक तरफ से पढ़ते जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो उतना इस वीडियो को शेयर करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।